Hello, my dear students and my friends. I am Karan Shakya and you are welcome on our channel Chemistry Application. डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल पर क्लास 11-12 की केमिस्ट्री से लेकर के और हायर लेवल की जो कंपटीशन लेवल केमिस्ट्री यहाँ पर कवर अप की जाती है, जिसमें आपकी IIT जेईई नीट और IIT गेट्स CSIR नेट JRF जियो साइंटिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अपनी अभी अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हुए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि डेली के डेली में यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको मिलता रहे। फिलहाल में अभी क्लास 12 की केमिस्ट्री चल रही है, जिसके मैंने यूनिट 2 सॉल्यूशन और यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यूनिट 4 ये यूनिट 3 सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स के ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं और हर चैप्टर को यहाँ पर मैं A to Z डिस्कस करता हूँ कंप्लीटली। एक बार अगर देखने के बाद तो आई होप दैट कि वो चैप्टर फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको वो फैक्टर्स बताना है जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मेन फैक्टर आपका आता है कि कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से रेट को प्रभावित करता है वो देख लेते हैं। कि अगर हम देखेंगे कि ये जो है, अगर कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कि जो हमारी रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर रिएक्टिंग स्पीसीज की। तो कहने का मतलब यही है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन। जनरली टर्म में अगर कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी बात करें कि जब कहीं कहीं थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन जब होती है, हम ये कह सकते हैं कि फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए क्या होता है कि जो इसकी रेट है वो डिपेंड करती है किस पर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन की, रिएक्शन किस डायरेक्शन में रह सकती है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। तो इसमें क्या होती है, रेट डिपेंड्स ऑन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन पर इसकी रेट डिपेंड करती है। और इसके अलावा अगर हम ये कहें कि जैसे इसी में अगर मैं आपसे कहूं कि जो कंसंट्रेशन की जगह मान लो गैसियस स्टेट में अगर रिएक्शन हो रही है, तो उसमें आप ध्यान रखना गैसियस स्टेट में ये रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। उस केस में क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो वहां पर प्रेशर पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर, आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करती है। तो जनरली हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जनरली वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसका अगर एक्चुअली वे में बात करें तो बाई इंक्रीजिंग द 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बाई इंक्रीजिंग, हम ये कह सकते हैं बाई इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम नियरली डबल, वो लगभग डबल के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, डबल हो जाती है। लेकिन अगर हम एक्चुअली रेट निकालनी है, कि ध्यान देना कि एक्चुअल अगर हमें इफेक्ट निकालना है तो उसके लिए एक अरेनियस इक्वेशन आती है, वो आपने पढ़ी होगी। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। K इक्वल टू ये होता है, K इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस E अपॉन RT। इससे हम एक्चुअल इफेक्ट निकाल सकते हैं टेम्परेचर का। तो K यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर है, और A यहाँ पर क्या है, A यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोल देते हैं। और E यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पर टेम्परेचर है। के यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ए यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहें, ऐसे कोलिजन फैक्टर कह सकते हैं, या फिर अरेनियस कांस्टेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। या फिर हम ये कहें कि एक और फॉर्मूला होता है, इस पे भी रेट डिपेंड कर जाएगी। जैसे कि हम कहें log K2 अपॉन K1, इससे भी एग्जैक्ट इफेक्ट निकल सकता है। log K2 अपॉन K1 इक्वल टू होता है EA अपॉन 2.303, और R ये आपने पढ़ा होगा कि T2 माइनस T1 अपॉन, और क्या होता है, T1 और
T2। तो ये अरेनियस इक्वेशन के द्वारा हम एग्जैक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट निकाल सकते हैं। बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट बिकम डबल बाय इंक्रीजिंग द 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है जिस पर डिपेंड करती है वो होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट पर डिपेंड करती है। तो कैटलिस्ट पर कैसे डिपेंड करेगी, हम ये कह सकते हैं कि अगर जो कैटलिस्ट का मतलब क्या है, कैटलिस्ट कौन से सबस्टेंस होते हैं कि दो सबस्टेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटलिस्ट बोल देते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं जो कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डाला जाता है, इनको हम बार बार भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात एक चीज और बता दें आपको, जो कैटलिस्ट के अलावा कुछ सबस्टेंस, केमिकल सबस्टेंस ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं तो फिर उनको कैटलिस्ट नाम नहीं दिया जाएगा, तो उनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट कह देते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। अगर क्या होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे तो उन्हें हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे, या इन्हीं को एक दूसरे नाम से इनहिबिटर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कह सकते हैं, इनहिबिटर्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इस तरह से कैटलिस्ट का इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या आता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट के साथ साथ, टेम्परेचर के साथ साथ जो रिएक्टेंट का अपना खुद का नेचर है, हर एक रिएक्टेंट का अलग अलग नेचर होता है। तो अब रिएक्टेंट का जो खुद का नेचर है, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या प्रॉपर्टी है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन पर, रेट ऑफ रिएक्शन उसको भी प्रभावित करता है। तो देखो किस तरह से करता है वो देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। सपोज दैट यहां से मैंने लिया है, एक एग्जांपल लिया है 2NO गैसियस स्टेट में ले लिया है, और प्लस मैंने लिया है O2 के साथ रिएक्शन करा है। ठीक है, कहने का मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन करा दी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और यहां पर हमने लिया है, बना हमारे पास 2NO2 नाइट्रोजन डाई, जो कि हमारा गैसियस स्टेट में बन गया। एक रिएक्शन और लेते हैं, वहां पर हम नाइट्रिक ऑक्साइड हमने ले लिया 2CO, CO का मतलब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सेम टू सेम वही उसी तरह की है, ये भी गैसियस स्टेट में लेंगे, और इसके द्वारा जो हमारा क्या बनेगा, वहां NO2 बन रहा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2CO2 बन जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट ध्यान रखना कि जो हमारी फर्स्ट वाली रिएक्शन है ये वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होगी, और जो सेकंड वाली रिएक्शन है ये कैसी होगी, ये हमारी वेरी वेरी स्लो रिएक्शन होगी। दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के नेचर पर डिपेंड करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही जल्दी बाइंड कर जाता है, फास्ट रिएक्शन करता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ इतनी आसानी से बाइंड नहीं करता है, तो ये नॉर्मली रिएक्शन नहीं करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर हम कह सकते हैं 5 की, और कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो 5th पॉइंट हमारा आता है सरफेस एरिया। ये आ जाता है हमारा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। देखो बताते हैं कैसे, कि सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारा ये होता है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं, मैंने यहाँ पर जिंक की रिएक्शन, मैंने जिंक सॉलिड ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो यहाँ से आपका बनेगा ZnCl2 बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस आपको बनानी थी तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर जिंक मैंने सॉलिड लिया है और ये हमारा कैसा है, नॉर्मल हम कह सकते हैं लंप ऑफ जिंक का एक लंप लिया। लंप का मतलब कह सकते हैं कि एक जिंक मेटल का पीस ले लिया। यहीं अगर हम क्या करें कि हम ले लें इसमें जो है ग्रेनुलेटेड जिंक, क्या ले लें, ग्रेनुलेटेड जिंक। तो अगर हम ग्रेनुलेटेड जिंक लेते, जैसे यहाँ पर मैंने कहा Zn और प्लस HCl लिया, और यहाँ पर हमारा बना क्या है, यहाँ भी वही रिएक्शन होगी, ZnCl2 और प्लस में क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। यहाँ हमने ले लिया क्या, इसको बोलेंगे ग्रेनुलेटेड जिंक, है ना, ग्रेनुलेटेड जिंक।
अच्छा, ग्रेनुलेटेड जिंक कहें या सिंपल इसको हम कह सकते हैं कि जिंक का एक हमने पाउडर ले लिया, क्या ले लिया, जिंक पाउडर, या हम कहें जिंक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, मतलब समझे कि अगर जिंक का एक पीस ले लिया हमने, यहाँ पर जिंक का पीस लिया, जब पीस लिया और यहाँ पर जिंक को हमने क्या किया, पाउडर फॉर्म में लिया, कहाँ पर ग्रेनुलेटेड जिंक का मतलब जिंक को जब पाउडर फॉर्म में ले लो। तो अब ध्यान देना, यहां पर हम देख रहे हैं, यहाँ दो रिएक्शन का नाम दे दे, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड वाले केस में आप देख रहे हैं कि जो जिंक मेटल है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और मैंने अभी अभी कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया पर। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया हमारा रिएक्टेंट का ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। अगर सरफेस एरिया कम है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो रिएक्शन की रेट और हमारा है एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, ये डिपेंड करती है हमारी एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, ये हमारा 6 पॉइंट आ गया, 6 पॉइंट है, सॉरी एक वेट करना, जस्ट इसको मैं अरेंज कर देता हूं। एक्सपोजर टू लाइट, एक्सपोजर टू लाइट, तो लाइट के एक्सपोजर से मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एक्सपोजर टू लाइट का मतलब क्या है, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट में रिएक्शन की बात करें, जैसे हमने लिया यहाँ से एक दो एग्जांपल लेते, H2 गैस हमने ले लिया प्लस Cl2 गैस ले लिया, इनकी अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये किसकी प्रेजेंस में होती है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, सनलाइट किसकी प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और क्या बनेगा यहाँ पर 2HCl गैस बन जाएगा। इसी तरह और भी एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने मान लिया CH4 गैस ले लिया, मीथेन गैस, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन की, और ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराएंगे। और यहां से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3 और Cl बनता है, और प्लस HCl गैस बन जाती है। यहाँ ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट अभी मैंने एक लाइन बना दिया है, लेकिन बस दरअसल में ये एक लाइन में नहीं बनता है। ये अगर आपने पढ़ी हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है रिएक्शन, काफी 3-4 स्टेप में तब बनता है। तो यहां पर देख रहे हैं कि एक्सपोजर टू लाइट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द लाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर लाइट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने जो मैंने मेन बताए हैं, बाकी इनके बीच की थ्योरी है वो आपको याद ही रहेगी। तो हमने एक बार फिर से बता देते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर नंबर 1 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। सेकंड मैंने कहा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसी डबल हो जाएगी। थर्ड मैंने कहा कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और कैटलिस्ट अगर हमारा पाउडर फॉर्म में होगा तो रिएक्शन की रेट और ज्यादा अच्छी होगी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का पर्टिकुलर नेचर पर डिपेंड करता है। अगर हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट ऐसा होता है जो दूसरे वाले रिएक्टेंट के साथ जल्दी से कंबाइन होता है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर वो स्लो कंबाइन होगा तो रिएक्शन स्लो होगी। सरफेस एरिया मैंने बताया कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का सरफेस एरिया अगर बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने की, कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ जो कोलिजन्स ज्यादा होंगे तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसी होगी, फास्ट होगी। इसके बाद ये मैंने एग्जांपल यहां से दे दिया, और फिर यहां मैंने कहा एक्सपोजर टू लाइट, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती जो लाइट पर डिपेंड करती हैं। तो सनलाइट की प्रेजेंस जितनी ज्यादा होगी तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होगी। तो H2 प्लस Cl2 की रिएक्शन आपकी कैसी है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। और ये जो क्लोरोमीथेन बन रहा है, ठीक है, जो आपका मीथेन से रिएक्शन हो रही क्लोरीन की, तो ये भी हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये हमारे मेन 6 फैक्टर्स थे जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो गया होगा। बस आपको एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसके बारे में आप आराम से एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।